हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम्स वंस अगेन ऑन टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। सबका फिर से स्वागत है। तो आज जैसे आप देख सकते हो थंबनेल में, आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम से पूछा जाता है। चाहे वो एग्जाम आप यूपी टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, या अगर आप आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको एलटी और जीआईसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या एलटी ग्रेड्स जीआईसी से रिलेटेड आपने तैयारी अपनी शुरू की हुई है, तो वहां पर हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। आज रेडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर हम लोग करेंगे। तो एक, हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है हमारे पास ये, बट इस चैप्टर से जो बनने वाले क्वेश्चंस है वो कंफर्म है, फिक्स है, मतलब आते ही आते हैं। इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन कंफर्म है कि चाहे आप पेपर टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, एलटी के लिए कर रहे हो। ठीक है। सर मैंने बैच लिया है पर मुझे अभी तक फिजिक्स के नोट्स नहीं मिले हैं हर्ष जी। तो नोट्स लेने के लिए हर्ष जी आप संस्था के नंबर पे कॉल कर लीजिए, 96 28 95 92 37। अपनी प्रॉब्लम यहाँ बताइए, 96 28 95 92 37, या 83 18 48 92 91। ठीक है, इस पे आप संपर्क कर लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए। आज रिडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, पहले बेसिक हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ना। डिकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं, कोई भी चेंज फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, यानी फिजिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स, जैसे इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया, पेपर में था फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में, चाहे आप 9th 10th का पेपर दे रहे हो या 11th 12th का। तो ये टॉपिक ऐसा है जहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, मैक्सिमम 3 या 4 बन सकते हैं, इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। तो अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से आपके आएंगे ही आएंगे। और ये भी है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए फोकस है, नहीं। आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल का टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हो, केमिस्ट्री का या साइंस का, या आप एलटी ग्रेड का पेपर दे रहे हो, या आप जीआईसी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इन सभी पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना जो टॉपिक है ना। और जिनको भी टीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बैच अगर आप लेना चाहते हैं, यूपी टीजीटी या पीजीटी का, तो आपका ब्रह्मास्त्र विजेता बैच साइंस के लिए भी ये चल रहा है और केमिस्ट्री के लिए भी ये बैच आपका बना हुआ है। ये एक आपका रिवीजन बैच है, एक रिवीजन बैच है जहां पर आपको रिवाइज किया जाएगा टॉपिक को। इसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे, और ढेरों एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होते हैं। वो ढेरों एग्जाम्पल प्रैक्टिस तो हम लोग करते ही रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो जो भी इस बैच को परचेज करना चाहता है वो संस्था के नंबर 96 28 95 92 और 37 पर कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकता है इस बैच को। ठीक है। और इसके अलावा एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए भी बैचेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं। एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी के लिए इसके भी आपके न्यू बैच हो रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसीज आपको जल्द देखने को मिलेगी, है ना। लोक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कैलेंडर जल्दी जारी करेगा, जिसमें आपको ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगी, 100% देखने को मिलेंगी। तो क्योंकि सिलेबस चाहे जीआईसी का हो, प्री मेंस फॉर्म में पेपर होता है, चाहे एलटी का भी सिलेबस हो, थोड़ा अलग सिलेबस होता है और बाकी एग्जाम से डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। बनने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न अलग हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड हो या जीआईसी हो, एलटी ग्रेड में तो आपके एसेशन रीजन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैच द कॉलम पे क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट पेट में क्वेश्चन बन रहे होते हैं, है ना। ये मल्टीपल ऑप्शंस देख के, मल्टीपल स्टेटमेंट देख के ऑप्शन बनाता है कि 1 3 सही है, 2 4 सही है। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पैटर्न्स पे क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आ रहे होते हैं, और सिलेबस भी काफी अलग होता है इसका बाकी एग्जाम्स, मतलब यूपी टीजीटी या पीजीटी के कंपेयर में। ठीक है। तो इसके लिए जो न्यू बैचेज है हमारे पास, आपका एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी के लिए, वो भी स्टार्ट हो गया है। और ये पहला ही टॉपिक है, समझ लीजिए, एलटी ग्रेड जीआईसी में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।
चलिए आगे बढ़े आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तन्वी जी, मैं एमपी से हूँ, शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल आप भी बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल कोई एमपी का बैच नहीं चल रहा है, लेकिन और कोई अदर बैचेज चल रहे हैं जिसमें आप ज्वाइन करके आगे बढ़ा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट। पहले जो हेडिंग पड़ी हुई है तो आप देख सकते हो, यहाँ हमने लिखा हुआ है केमिकल चेंज एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ टॉपिक्स पहले से हमारे पास रिटन फॉर्म में है, पढ़ाए हुए, ठीक है। तो इससे समय भी बचेगा और आपको चीज़ें भी जल्दी कंप्लीट होंगी, और ये पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। जिस भी बैच में आप होंगे, है ना, उस बैच में आपको ऐप पर ये क्लास अपलोड कर दी जाएंगी। ऐप में जहाँ पर भी ये लेक्चर होगा उसके जस्ट बगल में क्लास नोट्स होती हैं, उस क्लास नोट्स में आपको ये दिखाई दे जाएगा। जो जो पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे पहले केमिकल चेंज और रिडॉक्स रिएक्शन में देखिए, मैटर्स कैन बी चेंजेस बाय 2 मेथड। मैटर्स कहने का मतलब, मैटर हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है या पता भी है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस लेता है या जिसके पास कुछ ना कुछ मास यानी भार पाया जा रहा होता है, या कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में अपनी जगह बना रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोल देते हैं। मैटर जो होता है वो 2 तरीकों से अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। एक चेंजेस होता है सर भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज हम लोग बोल रहे होते हैं, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस के नाम से बुला देते हैं। फिजिकल चेंज बोल सकते हो या फिजिकल रिएक्शंस के नाम से हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैटर के अंदर अपने फॉर्म को चेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो फिजिकल तरीके से अपने आप को चेंज करेगा, या तो केमिकल तरीके से अपने आप को चेंज कर सकता है। हम एक एक उठाएंगे कि कैसे फिजिकल चेंज की कुछ क्या खासियतें होती हैं, केमिकल चेंज की क्या खासियतें होती हैं, और उस पर डिफरेंट ढेरों एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन के बारे में। अब कुछ पॉइंट हैं और ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आपके बने भी हैं, आने वाले समय में बन भी सकते हैं, कि क्या खासियत होती है सर भौतिक परिवर्तन जो हो रहा होता है मैटर के अंदर, या भौतिक अभिक्रिया जो हो रही होती है। देखिए फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कोई भी तरीके नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता। कोई भी अगर रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन हो रही है, या कोई भी चेंज हमारे पास फिजिकल चेंज अगर पाया जा रहा होगा, ठीक है। सर मैंने ऐप पर कोर्स परचेज किया एलटी ग्रेड के, उस पर भी यह क्लास चलेगी। हाँ ये भेज दी जाएगी सुरेंद्र जी, आज पहली क्लास है, कुछ क्लासेस हम लोग यूट्यूब पर कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद ये क्लासेस भी आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, भेज दी जाएगी, ऐप पर अपलोड कर दी जाएंगी, और ये नोट्स भी आपको ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। फिर ऐप पर कंटिन्यू हो जाएंगी जो क्लासेस हमारी चल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिजिकल चेंज फिजिकल रिएक्शन। बोला गया नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, बोला गया कोई भी नया सब्सटेंस सर हमारे पास यहाँ नहीं बन रहा होता है ना। दूसरी चीज ये भी लिखा गया एज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स अल्टर्ड। ये बोल रहा है कि जो ओरिजिनल कंपोजिशन है ना, वो हो सकता है कंपोजिशन आपका बदल जाए, लेकिन कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। कंपोजिशन बदलने का देखो इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन बदलने का मतलब होता है कि कोई फिजिकल चेंज जैसे हो रहा हो, जैसे फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड से कोई लिक्विड हो जाए, है ना, या लिक्विड से कोई गैस हो जाए, गैस से कोई लिक्विड हो जाए, लिक्विड से कोई सॉलिड हो जाए, इस तरीके का। तो बोला गया नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स अल्टर्ड। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कंपोजिशन यानी हमारे पास क्या रहेगा, वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं है, बस स्ट्रक्चर बदल सकता है, बट कंपोजिशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक लिखा एग्जांपल, जैसे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। एक कहने के लिए एक उदाहरण हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, जैसे आइस है, सॉलिड फॉर्म है वाटर का, 18 ग्राम यहाँ पर मास है, ये H2O का स्ट्रक्चर है। जब आइस को सर हम लोग मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के लिए बाहर से यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। किसी भी सिस्टम में जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। सर ऐप पर पीडीएफ भी भेज दिया जाता है भाई, टेलीग्राम पे भी भेज दिया जाता है, ऐप पर भी भेज दिया जाता है आरती जी, उसको आप चेक करिए, ठीक है। तो आइस को मेल्ट किया, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ फिजिकल स्टेट जो भौतिक अवस्था थी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। बट जो कंपोजिशन था वाटर का, आइस का, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, है ना। तो 18 ग्राम यहाँ पे भी, 18 ग्राम यहाँ पे भी। आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग प्रोसेस में एनर्जी दी, और वापस जब इसको बैकवर्ड
रिएक्शंस की तरफ देखें तो वाटर लिक्विड को जब हम आइस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्रीजिंग है, तो फ्रीजिंग में जो एनर्जी इसने ली थी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वही एनर्जी वापस रिलीज होती है और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बताओ क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना क्या? नहीं, यहां पर भी H2O ही है कंपोजिशन, और यहां पर भी क्या बना हुआ है सर, H2O ही कंपोजिशन हमारे पास बना हुआ है। दूसरा, चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया, यूपीटीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं सर, कौन से फिजिकल चेंज, वो टेम्पररी होते हैं, यानी कि वो वापस रिवर्सिबल आ सकते हैं, वापस घूमकर रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है सर, मैंने यूपीटीटी दोनों भर रखी हैं, बट किस पर टारगेट करना सही होगा? शिवमणि जी, अब टीजीटी भर रखा है, पीईटी भर रखा है, तो जिस हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसको टारगेट कर लीजिए। तो क्वेश्चन ही आप लोग अजीब अजीब पूछते हैं, किस पे टारगेट करें। पीजी किया होगा और आपके पास अवेलेबल है दोनों फॉर्म भरने के लिए, आप दोनों तरीके से तैयारी करो भाई। अगर आप साइंस से भरे होगे तो उसमें बचा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री, और अगर आप पीजी फिजिक्स या केमिस्ट्री से कर रहे होगे तो पीजी एक सब्जेक्ट से दोगे, तो एक सब्जेक्ट तो आपका टीजीटी पीजीटी दोनों कवर कर रहा है, एक सब्जेक्ट को आपको टीजीटी लेवल पे एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा समय देकर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको भी कवर करते रहिए, तो दोनों पेपर की तैयारी करिए। बहुत से लोग तो दोनों में सेलेक्ट होते हैं, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे चेंज बोला हमने टेम्पररी और रिवर्सिबल है। अब यहाँ देखो, ये चेंज टेम्पररी है, मतलब रिवर्स हो सकता है, और ये हमने साफ साफ यहाँ पर रिवर्सिबल का निशान भी बना रखा है कि आइस सॉलिड को मेल्ट करके वाटर लिक्विड में, या वाटर लिक्विड को फ्रीज करके आइस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल हो रहा होता है। तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी एक्सेप्ट ए चेंज इन स्टेट, बोल रहा है कि एनर्जी में किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं आ रहा होता है ना। क्यों नहीं आता चेंज? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब आप आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, जितनी एनर्जी इसने गेन की, फिर से सर जब वाटर लिक्विड रिवर्स होके आइस सॉलिड में जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जब रिपीट होगा तो जितनी एनर्जी इसने गेन की थी उतनी ही एनर्जी ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी कि एनर्जी में जो चेंज आएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, किसी तरीके से कोई चेंज हमारे को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चल सर, आप नोट्स नहीं देते पीजीटी केमिस्ट्री हिंदी? नहीं भाई, नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, नोट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, बैच चलता है, पढ़ाते हैं जिस तरीके ये करा रहे हैं, और फिर यही आपको ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है नोट्स। तो जो हम लिखवाते हैं वो सारी चीज़ लिखवाते हैं एग्जाम्पल के साथ, वही नोट्स हैं। एक्स्ट्रा अलग से नोट्स नहीं देंगे कि कॉल करके सर हमको इतने में इतनी नोट्स दे दीजिए, नहीं, ये हमारा ना सिद्धांत है ना ये कोई करने के तरीके हैं। हम विश्वास करते हैं जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर वो अपने तरीके से आप अपनी कॉपी में अपने पेन से नोट डाउन कर लीजिए, वो आपकी नोट्स हो गई। ठीक है, तो ये हमने कराया, ये हमारी नोट्स थी, आप हमारा देख के जो अपनी कॉपी में नोट करते हो वो आपकी नोट्स है। ये हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपने पेन से, कॉपी से, अपने हाथों से बनाइए, वही नोट्स आपके लिए सबसे बढ़िया होती है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं, कुछ चीज़ें लिख नहीं पाते हैं, बोल देते हैं, तो आप बोली हुई चीज़ों को भी अपने नोट्स में लिख लेते हो, तो उससे बढ़िया नोट्स कोई नहीं होती है। ठीक है, वो हम कर नहीं पाएंगे यहाँ पर, बहुत चीज़ें जैसे बोल दे रहे हैं मुँह से, वो चीज़ें बोल देने के बाद आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ नहीं लिख सकते हर चीज़ को, है ना। चलिए, फिलहाल फिजिकल चेंज में हमने लिखा देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी एक्सेप्ट ए चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में भौतिक अवस्था बदल गई, फिजिकल स्टेट बदल गया, लिक्विड से सॉलिड में चला गया, तो चेंज जो एनर्जी का है वो जीरो हो गया, किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं होता है। फिर लिखा हुआ है देयर इज नो चेंज इन टोटल मास, टोटल मास में भी कोई चेंज नहीं होता। आप देखो यहाँ पर भी 18 ग्राम मास है, यहाँ पर भी कितना लिया गया, 18 ग्राम मास है, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 को हमने एरो बना के, ये चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली किसको सर, किसी भी तरीके से भौतिक परिवर्तन जो होता है, फिजिकल चेंज जो हो रहा होता है, उसमें क्या चीजें हो रही होती हैं। किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंस नहीं बनता, कंपोजिशन जैसा था वैसे ही ओरिजिनल रहता है, किसी भी, ये चेंज टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है, कोई भी एनर्जी चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा होता है, केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, कोई भी तरीके का टोटल मास में भी सर यहाँ पर चेंज हमारे को नहीं आ रहा होता है। क्लियर है एवरीवन? बताएं सर, रिवीजन में उतने नोट्स नहीं बन पाएंगे। फिर वो पूनम मैडम जी आपकी समस्या, अगर आप नहीं बना पाएंगे, अगर आप इतना अपने मतलब इतना आप बिजी हो कि अपने सिलेक्शन के लिए, नौकरी पाने के लिए समय नहीं दे पा रहे हो, तैयारी नहीं कर पा रहे हो, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, फिर भगवान ही मालिक है आपका, क्या करने वाले हैं वो, कि आप अपने लिए समय इतना नहीं निकाल पा रहे हो कि हम नोट्स बना पाए, है ना। तो फिर वो आप कहीं से समय निकालिए उसको,
जो भी समय आप जो काम कर रहे हैं उसमें से समय निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो नोट्स है वो इस तरीके की पीडीएफ फॉर्म में ही अवेलेबल हो जाती है जो यहाँ लिखवा रहे हैं। ये चाहो तो आप रख सकते हो पीडीएफ, ये आपका ऐप पर डाउनलोड होगा, कहीं से अलग से जेरॉक्स निकाल नहीं सकते, वो ऐप पर ही आपको मिलेगा। ठीक है तो चलिए, ये था हमारे पास फिजिकल चेंज के बारे में। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड एग्जांपल। ये भी एग्जांपल फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है ना, कोई डिफरेंट एग्जांपल नहीं है, ये भी हमारे पास फिजिकल चेंज का ही है। चलिए सर, पीजीसीएम वाले यूपी के अलावा अदर स्टेट में साइंस के लिए एलिजिबल हैं क्या? नहीं, साइंस के लिए नहीं होते हैं अदर स्टेट में, वहाँ सब बायो वाले साइंस भरते हैं, फिर सिर्फ यूपी में ही सब डामाडोल है, क्योंकि यहाँ बायो के लिए अलग वैकेंसीज आती हैं टीजीटी की, साइंस के लिए अलग आती हैं। बाकी किसी अदर स्टेट में बायो की और साइंस की टीजीटी लेवल पे वैकेंसी अलग नहीं आती, वो साइंस ही होता है, और जिसने बायोलॉजी केमिस्ट्री लिया होता है वो फिर करता है साइंस। जैसे बिहार हो वहाँ पर भी यही है, या अदर स्टेट में मैक्सिमम स्टेट में यही पॉलिसी चल रही होती है, जो बायो से होते हैं। और पीसीएम से जो होते हैं जनरली वो मैथ से टीजीटी फिर देते हैं, साइंस से नहीं दे पाते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ, अब सेकेंड एग्जाम्पल पे ध्यान दो और इसको चलो देखते हैं यहाँ पर। बाकी आपके कमेंट्स बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं जो टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, शुगर लाइक जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, है ना, हमने क्या ले लिया सर, जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले, आप ग्लूकोज ले लो, अगर इसमें कोई दिक्कत है ग्लूकोज की जगह सुक्रोज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्लूकोज भी एक शुगर ही है, मोनोसेकेराइड है हमारे पास, सुक्रोज डाइसेकेराइड शुगर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कोई शुगर सॉल्यूशन ले लें, यहाँ पर ये जस्टिफाई मत करना कि शुगर सर जो होता है हम लोग सुक्रोज को बोल रहे होते हैं। शुगर एक जनरल टर्म होता है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जा रहा होता है, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो या पॉलीसेकेराइड हो। हमने ग्लूकोज ले लिया है, आप सुक्रोज ले लोगे तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सेम ही चीज है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम लोग देखें शुगर सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन, अब हमने लिखा हुआ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमारे पास एक बीकर है, कंटेनर है, जहां पे हमने शुगर सॉल्यूशन बना रखा है, उसको हमने क्या कर दिया, यहां बर्नर लगा के सर हीट कर दिया है। यहां पर एक बर्नर लगाया, बर्नर लगा के हमने हीट कर, और हीट करने के बाद यहां पर अगर आप देखो जो शुगर था वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में अलग हो गया, और जो हमारे पास वाटर लिक्विड था वो मदर लिक्विड फॉर्म में अलग हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, और फिर ग्लूकोज, और भाई कंपोजिशन जो हम बात कर रहे थे यहां पर, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में था तो भी कंपोजिशन ग्लूकोज प्लस वाटर है। जब क्रिस्टलाइज हो गया, क्रिस्टलाइज होने के बाद भी अब कंपोजिशन यहां पर ग्लूकोज ही है, और मदर लिक्विड जिसको बोल रहे हैं वो क्या है, वाटर ही है। तो किसी भी तरीके का कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज ये टेम्पररी है, यानी कि हीटिंग कंडीशन आप जैसे ही हटा दोगे, कुछ देर के लिए यहां पर बीकर में कंटेनर रख दोगे, तो वापस शुगर फिर इस मदर लिक्विड में घुल जाएगा, और फिर से क्या बना देगा, हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर फिर से बन जाएगा, हीटिंग कंडीशन जैसे ही हटाया। ठीक है, जो बने हुए क्रिस्टल फॉर्म में शुगर का हमारे पास अमाउंट है वो वापस मदर लिक्विड वाटर में घुल जाएगा, और घुल के फिर से क्या बना देगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। यानी ये एक टेम्पररी और रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा, टेम्पररी और रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये भी एक एग्जांपल है, उदाहरण है किसका सर, फिजिकल चेंज का, भौतिक परिवर्तन का, किस तरीके से फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं। अगला आ जाते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल देखो हमने लिया हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल, ये भी फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस, जिसको हम लोग इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। एंड कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड यानी कंडेंसेशन, यानी अगर हम लोग वाटर लिक्विड को चाहे वेपोराइजेशन के थ्रू चाहे इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर गैस में चेंज कर दिया, तो कंपोजिशन यहां पर भी H2O है, यहां पर भी H2O है, ये भी 18 ग्राम है, ये भी 18 ग्राम है। प्रोसेस रिवर्सिबल है, वाटर लिक्विड को वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाष्प में बदल सकते हैं। वाटर वाष्प जो होता है फिर से कंडेंस होकर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उत्क्रमणीय जिसको हम लोग बोलते हैं। किस टाइप का प्रोसेस हो जाएगा, उत्क्रमणीय टाइप का प्रोसेस हो जाएगा। सर पूरा कोर्स हो जाएगा इसी तरह से, आप रिवीजन कोर्स में इसी तरह से पढ़ाएंगे। भाई देखिए कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थ्योरी पॉइंट में ज्यादा हैं, समझिएगा हमारी बात, कैसे कराएंगे रिवीजन बैच में।
कुछ टॉपिक ऐसे जो थ्योरी पॉइंट में ज़्यादा होते हैं, तो वो अगर हमारे पास पहले से जो हाल फिलहाल में हमने कंप्लीट कराया है उसकी नोट्स अवेलेबल है, जो हमने खुद कराए हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, उसको थ्योरी का पार्ट इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि ये सब अब हम लिखने पे आएंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो ये आपको लिखा हुआ, लेकिन जब हम लोग कोई एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, जैसे मान लीजिए फिजिकल पढ़ रहे होंगे, फिजिकल में न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो वो लिखा हुआ नहीं कर सकते हैं, फिर वो न्यूमेरिकल हम कराते हैं। फिजिकल में कोई भी डेरिवेशन कराएंगे, उसको लिख के फिर समझाएंगे। या ऑर्गेनिक जैसे हो गया, तो ऑर्गेनिक में भी हम लोग आपको लिख के नहीं लाया जा सकता है ना, कि नोट्स बना के आपको पढ़ा दें, नहीं। ऑर्गेनिक में भी हमको मैकेनिज्म आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ेगी, एक एक करके, क्योंकि अगर हम पूरी मैकेनिज्म एक रिएक्शन की लिख दिए, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी कि इस स्टेप तक कैसे गए। तो जब ऑर्गेनिक या फिजिकल की न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग फिर पेन का यूज करेंगे वहां पर, ऐसा नहीं है। थ्योरी के जो ज्यादा सर पोर्शन है वो हम लोग नोट्स के थ्रू इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं रिवीजन बैच के अंदर, ठीक है। जैसे इस समय ऑर्गेनिक हम पढ़ा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म और नेमिंग रिएक्शन चल रही है, तो उसको जो भी ज्वाइन किया होगा उसको देखा होगा, हम उसमें पेन से समझाते हैं एक एक रिएक्शन की मैकेनिज्म, कि अब इस स्टेप से इस स्टेप पर कैसे गए, कौन सा रे डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। और एक नहीं, कई एग्जाम्पल में, जितने एग्जाम्पल कराते हैं हर जगह मैकेनिज्म समझाते हैं, यहाँ तक कि नेमिंग रिएक्शन की भी मैकेनिज्म बता रहे होते हैं, ठीक है। जो थ्योरी वाले पार्ट होंगे उसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू वो खुद यहाँ पर लिख के करेंगे, उसको ऐसे नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस या कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। तो अब इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन क्या होता है, वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर से कंडेंसेशन होके वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। भाई मास सेम है, कंपोजिशन नहीं बदला हुआ है, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्पररी प्रोसेस है। किसका उदाहरण हो गया, फिजिकल चेंज का। ये भी किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, फिजिकल चेंज के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है हमने वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। अगर यहां आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है, कभी कभी पूछ लेता है टीजीटी लेवल पे पूछ लेता है, पीजीटी पे तो बहुत मुश्किल है। मे भी कोई स्टेटमेंट किसी एक क्वेश्चन में 4 लिख के करेक्ट इनकरेक्ट पूछे तो एक आदमी लिख सकता है, अदरवाइज पीजीटी में नहीं आता। टीजीटी में ये जरूर पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सर, जब चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस बाय बॉइलिंग, यानी कि सर जब आप किसी लिक्विड को गैस या वेपर में चेंज करते हैं बाहर से टेम्परेचर दे के, अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं खुद अपनी तरफ से और बॉईल कर रहे हैं, टेम्परेचर दे के लिक्विड को गैस या वेपर में चेंज करोगे, तो वो क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन। लेकिन जब कोई भी लिक्विड, जैसे इसी कंडीशन में यहां पर अगर हम एक गिलास पानी लाके, एक गिलास पानी यहां जमीन पर गिरा दें, और जमीन पे गिराने के बाद 15 दिन बाद फिर से आए यहां पर देखने के लिए, तो वो जो पानी है वो अपने आप क्या हो चुका होगा, वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा। तो जो रूम टेम्परेचर पर अपने आप चेंज ए वोलेटाइल लिक्विड इनटू वेपर, वोलेटाइल लिक्विड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि वो लिक्विड हमेशा वाटर ही हो, कोई भी ऐसा लिक्विड जो अपनी वेपर बनाता है उसको वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज ए वोलेटाइल लिक्विड इनटू वेपर बाय रूम, तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो सेल्फ प्रोसेस इवेपोरेशन है। जैसे बरसात होती है तो समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, अपने आप जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो सी वाटर जो होता है अपने आप वाष्प फॉर्म में ऊपर की तरफ बादलों की तरफ जाता है, और जब बादलों की तरफ जाता है वहां पर सब जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो वापस फिर वो नीचे बारिश के रूप में गिर जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास, ये कैसा होता है, इवेपोरेशन है, जो रूम टेम्परेचर पर हो रहा होगा। और वेपोराइजेशन क्या होता है, जब हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसको देते हैं, बॉईल कर रहे होते हैं अपनी तरफ से। तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया जो फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज को हमारे पास यहाँ पर समझा रहा है, ठीक है। सर हम अब रिवीजन कोर्स लेंगे तो हमारा छूटा भाई वो ऐप पर मौजूद होता है पूनम जी, वो ऐप पर ऑलरेडी मौजूद है, वो खोलेंगे आप, जब आप परचेज कर लेंगे तो ऐप पर जो भी चीज़ चल रही है वो वीडियो हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके पास वो वीडियो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उसको जितनी बार चाहोगे उतनी बार खोल के आप वीडियो पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दिया यहाँ पर तो फिर वो गायब हो गया, वापस नहीं मिलेगा, वो ऐप पर स्टोर रहता है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार खोल के उस वीडियो को पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो। तो जो छूट गया है अभी आपका रिवीजन बैच में, जो कुछ क्लासेस छूट गई हैं उसको आप खोल लीजिए ऐप पर, अलग अलग हेडिंग वाइज हमने हर चीज लिखवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक हेडिंग डलवाई हुई है, इस समय रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म खोलोगे तो वहाँ एक एक हेडिंग हमने लिखवाई है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा हुआ है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया, फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया है ना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अलग अलग लेक्चर है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 है, फिर अगली फ्री रेडिकल एडिशन है। तो ये
एक डेट वाइज धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आपको ऑर्डर में मिल जाएंगे सारे लेक्चर। इसी तरह नेमिंग रिएक्शन है, तो सबसे नीचे से स्टार्ट करोगे, नेमिंग रिएक्शन एक एक करके ऊपर तक आपको मिलेंगे, और वो वीडियो हमेशा रहेंगे, जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर करके उसको देख लो, आप पढ़ लो। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि एक ही बार में आप देख के नोट्स बना लिया करो, उसको लिख लिया करो, ताकि वीडियो देखने में क्योंकि टाइम लगता है, और नोट्स बनाने के बाद पढ़ने में वीडियो देखने से 1/4 हो जाता है टाइम। वीडियो पूरा आप 2 घंटे का देखोगे, है ना, और एक बार उससे नोट्स बना लिए तो 2 घंटे का वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनी हुई नोट्स आधे घंटे में कवर हो जाती है। तो 1/4 समय बचता है अगर आपने खुद की कॉपी से नोट्स बना रखा है वीडियो देखकर, है ना, इसलिए कहते हैं नोट्स बनाने के लिए। चलिए फिलहाल 4th एग्जाम्पल पे आते हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन के 4th एग्जाम्पल हमने क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ ए गैस इनटू सॉलिड बाय कंडेंसेशन। 2 चीजें हैं कि या तो हम सॉलिड को बिना लिक्विड स्टेट में आए कन्वर्ट कर देना, सर क्या कहलाता है हमारे पास, सब्लिमेशन। जैसे वाटर सॉलिड को बिना लिक्विड स्टेट में आए वाटर वेपर यानी वाटर गैस में जो कन्वर्जन कर दिया, दैट इज ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और वाटर वेपर यानी वाटर गैस को वापस हमने कंडेंस करके वाटर सॉलिड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक टेम्पररी और रिवर्सिबल प्रोसेस है। किसमें आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा। कंपोजिशन यहां पर भी H2O बना हुआ है, यहां पर भी H2O है, नो चेंज इन कंपोजिशन। वही चीज यहां पर भी है सर, आयोडीन सॉलिड है, ये आयोडीन वेपर है, सेम चीज है। आयोडीन सॉलिड से वेपर में प्रोसेस किया, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। वापस आयोडीन वेपर कंडेंस होके आयोडीन सॉलिड बना देगा। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में ग्रे क्रिस्टल होते हैं कलर, और आयोडीन वेपर फॉर्म में कैसा होता है, येलो पाया जा रहा होता है। वेपर फॉर्म में कैसा होता है, येलो होता है। सर पीडीएफ कहाँ मिल पाएंगी, सर हमें स्वतंत्रता बैच ली पीडीएफ। आरती जी आपने अभी तक यही नहीं जाना, स्वतंत्रता बैच लिया, हम आपको जान रहे हैं, है ना, काफी समय से आप हैं, क्लास लाइव नहीं करती, मे बी आप रिकॉर्डेड चेक करते होगे, सबको पता है टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दिया जाता है स्वतंत्रता बैच का। वो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो वो आपको संस्था के नंबर 9628959237 पर कॉल कर लीजिए। पेड टेलीग्राम से आपको जोड़ देंगे, वो पेड टेलीग्राम है, वो सबको नहीं दिखेगा, जिसने बैच ज्वाइन किया हुआ है उसी को वो ज्वाइन कराया जाता है, और कोई ज्वाइन नहीं कर सकता उस टेलीग्राम को, वो पेड टेलीग्राम होता है। या आप अपना ऐप खोलिए, ऐप पे जब आप वीडियो खोलेंगे तो उस पे आपको वहां पर भी मिल जाता है कि ज्वाइन पेड टेलीग्राम, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है टेलीग्राम ज्वाइन करने में, तो संस्था के नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, कॉल अगर बिजी जाती है तो व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, वो तुरंत आपको ऐड कर देंगे पेड टेलीग्राम में। अपना बैच बता दीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे सारे जितने भी स्वतंत्रता बैच के पीडीएफ। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने कहा ये कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड बाय कंडेंसेशन। 5th एग्जांपल है एक्सपेंशन और कंप्रेशन बाय हीटिंग और कूलिंग। देखो इसमें एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है, 5th नंबर पे जो एग्जांपल है उसको लें। जैसे कोई हमारे पास आयरन यानी लोहे की रॉड है, अब उस आयरन लोहे की रॉड को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होती है सर, वो फैलती है ना। जैसे आपने देखा होगा जब कभी भी रेल की पटरियां हैं, 2 रेल की पटरियों को जब जोड़ा जाता है, हालांकि बहुत लंबी लंबी पटरियां होती हैं, फिर भी जब कोई 2 रेल की पटरियों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट करने के बाद उनके बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है। अगर आप देखे होंगे तो कुछ ना कुछ वहां पर क्या कर देते हैं सर, जगह छोड़ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी में वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, और अगर फैलेगा, अगर बहुत लिंक किए होंगे तो फैलने पर वो ऊंचाई ले लेगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना, उससे हादसा होने के डर है। तो रेल की पटरियों के बीच में गैप देते हैं, जिससे जब वो हीट गर्मी आएगी तो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने के बाद वहां पर टच हो जाएगा, फिर भी एक प्लेन बना रहेगा। ठीक है, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, हमने तो बहुत बार देखा है रेल की पटरियों पर ऐसा। ठीक है, और जब ठंडी आती है, कूलिंग होती है, तो कूलिंग होने पर वापस वो फिर से कंप्रेस होगा और पटरियां फिर से उसी डिस्टेंस पर वापस आ जाती है। ठीक है, या आयरन को ऐसे बोल दो, आयरन की रॉड को हीट करके जो अलग अलग शेप हम लोग देते हैं, उसमें कंपोजिशन नहीं बदलता है लेकिन उसका शेप बदल जाता है। किसी आयरन है, लोहा है, उसको हीट किया और अलग अलग शेप में उसको ढाल दिया, तो शेप और स्ट्रक्चर का बदल जाना, बट कंपोजिशन रिमेन्स सेम। अभी भी लोहा Fe ही रहेगा, अभी भी Fe ही रहेगा, चाहे शेप कैसा भी ले लो, है ना। यानी कि एक्सपेंशन करना या कंप्रेशन करना, यानी फैलना और सिकुड़ जाना, ये दोनों ही हीटिंग और कूलिंग करने के बाद जो होते हैं, किस में आते हैं, फिजिकल चेंज में आते हैं। बट ये याद रखना कि कभी भी ऐसा ना हो कि हीट और कूल करने पर वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होते समय उसमें किसी भी तरीके का कंपोजिशन चेंज हो जाए। नहीं, कंपोजिशन के अंदर किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 है लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब।
अब ये तो हम लोग घरों में ही देखते हैं कि जो बल्ब है, लाइटनिंग, हमारा जो बल्ब जल रहा होता है, टंगस्टन की तार लगी होती है, उसमें करंट पास करते हैं, बल्ब जल जाता है, टंगस्टन की तार हीट होता है, हीट होने के बाद वो लाइट इफेक्ट शो करता है ना, प्रोड्यूस करता है लाइट। तो लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब भी किसका एग्जांपल होता है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, भौतिक अवस्था का एग्जांपल है। वहां किसी तरीके से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए बल्ब के अंदर निर्वात वैक्यूम रखा जाता है या कोई इनर्ट गैस रखी जा रही होती है ना, क्योंकि वहां पर कोई केमिकल चेंज हमारे पास नहीं हो रहे होते हैं किसी भी तरीके से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है एवरीवन? बताइए। सर हमको भी ज्वाइन करना है, रिकॉर्डेड क्लास कितने साल का वैलिडिटी है? भाई देखिए, अगर रिवीजन बैच ले रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने की है, और जो भी बैच हैं, जिस भी आप पेपर का ले रहे होगे, उस पेपर के एग्जाम तक की वैलिडिटी रहती है। जैसे अगर आप रिकॉर्डेड बैच यूपी टीजीटी या पीजीटी का लेते हो, बाई चांस रिकॉर्डेड अगर लेते हो, तो वो जो पेपर जब तक हो नहीं जाएगा 2022 का टीजीटी पीजीटी, तब तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो जब तक कोई भी चीज का आप बैच जब ज्वाइन कर रहे होते हो, किसी भी तरीके का बैच ज्वाइन कर रहे होते हो, तो मिनिमम ये कहा जाता है कि या तो उसकी वैलिडिटी 1 साल होगी, या तो जब तक एग्जाम जो पहले हो जाए, 1 साल से पहले एग्जाम अगर हो गया तो तब तक वैलिडिटी है, नहीं तो 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी है। लेकिन जो रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, ये एग्जाम तक की वैलिडिटी है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम आपका हो ही जाना है। और जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच हम लोग चला रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, वो आपकी वैलिडिटी 2 साल की है। वो आपको आने वाले समय में जो नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाले होंगे, जो भी आगे 2025 वैकेंसी आएगी, उसके लिए बने हुए बैचेज हैं। लक्ष्य फाउंडेशन बैच, उसकी वैलिडिटी 2 साल तक के लिए रहेगी। ठीक है, बाकी जिसको भी टीजीटी पीजीटी एलटी या जीआईसी का बैच लेना है, वो 96 28 95 92 37 संस्था का नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ले लीजिए। ठीक है, डेली कितने घंटे क्लास होती है पूनम मैडम जी? देखिए, डेढ़ दो घंटे क्लास तो ये चलती है आपकी यूट्यूब पर, ये यूट्यूब पर ही चलती है, जो भी पढ़ा दें। बाकी शाम को फिजिक्स की क्लास चल रही होगी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, या कभी कभी 6 से 7 की चल रही होती है ना। और केमिस्ट्री क्लास 2 घंटे चलती है। ये होता है हमारे पास पूरा शेड्यूल, शाम को ही चल रही होती है ऐप पर क्लास। ठीक है, 2 से 3 घंटा मिनिमम क्लास चलती है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर नहीं आई जिस दिन, तो दिन रुक गई क्लास, नहीं तो क्लास कंटिन्यू चल रही होती है। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम लोग ये कर रहे थे, तो ये एग्जांपल हो गया यहाँ पर हमारे पास। अगला एग्जांपल आओ 7 नंबर एग्जांपल अगर हम लोग चेक करें, हमने लिखा हुआ है मैग्नेटाइजेशन ऑफ एन आयरन बार। कोई एक लोहे की रॉड है, एक आयरन का बार है, ठीक है, उसमें हमने सर कॉपर के वायर से करंट पास कर दिया। ये कॉपर का वायर लगाया हुआ है, प्लस निगेटिव करंट दे रहे हैं। किसको करंट दे रहे हैं? एक लोहे का बार है, बार मतलब समझ लो एक लोहे का रॉड है, इस तरीके से, है ना। ये लोहे का एक टुकड़ा है, जहां पर हमने पास किया हुआ है करंट, किसके थ्रू? कॉपर वायर के थ्रू। तो जैसे ही बहुत समय तक करंट उसमें पास करते हैं लोहे के वायर में, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज आयरन बार, मैग्नेटाइज होने का मतलब है कि अगर हम छोटे छोटे से यहाँ पर स्मॉल नेल्स रखेंगे, यानी छोटे छोटे आयरन के टुकड़े अगर हम लोग रख देते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रख देते हैं, तो जब तक हम करंट पास कर रहे हैं, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब तक हम करंट पास कर रहे हैं, आयरन का बार जब मैग्नेटाइज हो गया, तो छोटे छोटे आयरन के टुकड़ों को अपने साथ चिपका लेता है, मतलब मैग्नेटाइज, चुंबकत्व गुण आ गया उसके अंदर, मैग्नेटाइज का गुण आ गया। इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीकरण, है ना। तो मैग्नेटाइज, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी हटाई, जो करंट पास कर रहे थे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हटाई, कुछ समय के अंदर वो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाता है ना। डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट, वो फिर से क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, और रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाना ही क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज में आ रहा होता है। तो डीमैग्नेटाइजेशन हो जाने से जो लोहे के छोटे छोटे टिनी टुकड़े थे, नेल्स थे, वो फिर से बाहर की तरफ यहाँ जो चिपके थे वो हट गए, है ना। आप देख सकते हो यहाँ व्हाइट था आयरन बार, ये छोटे छोटे ग्रीन टुकड़े थे, वो इस पे चिपक गए, क्योंकि ये आयरन बार मैग्नेटाइज्ड हो गया है। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को हटाया, फिर से आयरन बार से जो चिपके हुए छोटे छोटे टुकड़े थे वो अलग हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार, एंड स्मॉल नेल्स फॉल्स डाउन, और छोटे छोटे टुकड़े नीचे की तरफ गिर गए, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन हो जाना आयरन बार का, ये भी किस में आता है? एक फिजिकल चेंज में काउंट किया जा रहा होता है। डीमैग्नेटाइजेशन भी फिजिकल चेंज में है। शुगर का, अब ये बीपीएससी टीयर 3.0 9th का क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, बीपीएससी टीयर 3.0 9th का क्वेश्चन आया था, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी में शुगर का घुल जाना। अभी हमने पीछे एग्जांपल लिखा भी था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर
इन वाटर शुगर सॉल्यूशन का। तो भाई डिजोल्यूशन, कोई भी डिजोल्यूशन हो रहा हो, घुल रहा हो, किसी भी टाइप का डिजोल्यूशन है, शुगर इन वाटर हो या किसी और चीज का डिजोल्यूशन हो रहा होगा, तो वो सब क्या होता है, फिजिकल चेंज में काउंट किया जा रहा होता है। किसमें आता है, फिजिकल चेंज में हमारे पास आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच की वैलिडिटी है सर, हाँ ब्रह्मास्त्र बैच की 6 महीने तक है या एग्जाम तक है, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, तब तक वैलिडिटी आपकी रहेगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। अब फिजिकल चेंज के बाद नेक्स्ट है हमारे पास सर केमिकल चेंज। ध्यान से देखो हमने क्या लिखा हुआ है सर, केमिकल चेंज। अब जो हमने डेफिनेशन वहां लिखी थी, इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास होने वाला है। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ अपोजिट है। जैसे हम यहां दिखाते हैं, यहां हमने फिजिकल चेंज में लिखा कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और जो कंपोजिशन है ओरिजिनल सब्सटेंस का वो अनअल्टर्ड रहता है, अल्टर्ड नहीं होता है, चेंज नहीं हो रहा होता है। केमिकल चेंज में लिखें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यहां पर उल्टा है। केमिकल चेंज वो होता है जहां पर क्या होते हैं सर, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं और एज द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज, और जो रिएक्टेंट है उसका कंपोजिशन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो बदल जाएंगे, जो पुराने बॉन्ड थे वो टूटेंगे, जो नए बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, जैसे, और ये चेंज कैसा होता है, परमानेंट। फिजिकल चेंज कैसा था, टेम्पररी। ये वाला चेंज कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन, परमानेंट होता है। फिजिकल रिवर्सिबल था और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। वो उत्क्रमणीय था, ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, वापस घूम के नहीं आएगा एक बार केमिकल चेंज हो गया तो। इसके अलावा केमिकल चेंज में या तो सर एनर्जी, देखो चेंज होता है एनर्जी के अंदर, फिजिकल में चेंज नहीं होता था क्योंकि वो रिवर्सिबल है, जितना एनर्जी गेन किया उतना रिलीज कर दिया, तो टोटल चेंज 0 था एनर्जी का। बट यहां पे जो चेंज है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या तो एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही होगी या तो एनर्जी देनी पड़ रही होगी, यानी या तो इंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज कुछ ना कुछ होगा, या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। वहां कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, क्योंकि रिवर्सिबल में जितनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उतना ही एंडोथर्मिक था। तो जो ओवरऑल टोटल चेंज था एनर्जी का, टोटल हम बात कर रहे हैं, एक स्टेप या एक प्रोसेस में नहीं, टोटल चेंज क्या था, वहां 0 था, यहां या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज्यादा हो रहा होगा इस वाले प्रोसेस में। ठीक है, अगला, वहां टोटल मास क्या था, ये पॉइंट कॉमन है, टोटल मास रिमेन्स अनचेंज्ड, वहां पर भी मास में कोई चेंज नहीं आना था और यहां पर भी टोटल मास में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी आप बोल सकते हो ये एक सिमिलरिटी वाला पॉइंट हो गया। ये देखो, देयर इज नो चेंज इन टोटल मास, बाकी 3 में परिवर्तन हुआ है, बाकी 3 पॉइंट इनवर्स हो गए हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल में। लेकिन 4th पॉइंट देखो, फिजिकल में लिखा है देयर इज नो चेंज इन टोटल मास, और यही चीज अगर हम लोग यहां पर देखें केमिकल वाले में, तो यहां पर भी लिखा हुआ है टोटल मास रिमेन्स अनचेंज्ड। यहां पर भी जो टोटल मास है उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा होता है हमारे पास। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, देखो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, उसको हीट किया, चेंज हो गया अमोनिया में और HCl में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिकल चेंज जो हमारे पास हो रहा था सर, फिजिकल वाला, तो फिजिकल स्टेट में और मे नॉट बी चेंज्ड। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल लिए, यहां सॉलिड चेंज हुआ गैस में और यहां गैस थे वो गैस में रहा। मतलब फिजिकल चेंज, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अमोनियम क्लोराइड को हीट किया तो जो केमिकल कंपोजिशन था NH4Cl का वो कन्वर्ट हो गया NH3 में और HCl में। वही चीज नाइट्रोजन में N2 कंपोजिशन है, हाइड्रोजन में H2 है, तो ये भी कंपोजिशन, पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बन गए अमोनिया के, तो कंपोजिशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक। देखिए बर्निंग हम कोई भी तरीके की हो, एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की बर्निंग लिख दे, यहां तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके बता रखे हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में देखिए वहां दोनों होता है, थ्योरी भी चल रही होगी हमारे पास इस तरीके की, और थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल, जैसे ये ढेरों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही है जो लिख रहे हैं, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं एग्जाम्पल्स होंगे। और फिर उसी जब चैप्टर के कुछ हम लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं 2-3 लेक्चर, फिर उसके PYQ करते हैं, TGT, PGT, LT, GIC। जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, उसके PYQ कर डाले सारे। रिडॉक्स शुरू किया है, इसको कुछ रिडॉक्स पढ़ेंगे, फिर इसके PYQ कर रहे होंगे,
प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, रिवीजन बैच में। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही है, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ी देर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और जैसे ही थोड़ी देर यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, किसी भी तरीके का बर्निंग जब होती है तो हमेशा उसमें CO2 रिमूव होता है, या तो वाटर रिमूव होता है, या दोनों इवॉल्व हो रहे होते हैं। फिर ध्यान से पॉइंट सुनिए, हमने क्या बोला, बर्निंग किसी भी तरीके की अगर हो रही है तो वहां या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, या तो वाटर रिमूव होता है, या दोनों रिमूव हो रहा होता हो। जैसे बर्निंग किया, मैच स्टिक, माचिस की तीली जला दी, उसको बर्निंग कर दिया हमने, है ना। या बर्निंग कर दिया पेपर, किसी भी कागज को जला दिया, या किसी पटाखे, क्रैकर मतलब पटाखा जला देना, वहां पर भी धुआं बाहर निकल रहा होता है। या हमने लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG की बर्निंग कर रहे हैं, तो बर्निंग किसी भी टाइप की आप कर रहे होगे किसी को भी, तो वो हमेशा किस में आएगा, केमिकल चेंज में आ रहा होगा। इस तरीके की बर्निंग जहां पर या तो CO2 निकलेगा बाहर, या वाटर बाहर निकलेगा, या दोनों निकल रहा होगा, तो बर्निंग किस टाइप का हो गया सर, केमिकल चेंज हो गया हमारे पास। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स। अब पहला जो यहाँ 5th नंबर पे लिखा हुआ, ध्यान से देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स, यानी जो पेड़ों की पत्तियां हैं, तो पतझड़ के मौसम में या विदाउट पतझड़ भी अगर वो पत्ती टूटकर जमीन पे गिर जाती है, तो जमीन पर मौजूद जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो उस पत्ती में मौजूद जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको क्या करते हैं, अपना भोजन के रूप में यूज करते हैं, और उस पत्ती से ऑर्गेनिक मैटर को खा के उस पत्ती को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और कुछ बचे हुए इनऑर्गेनिक मैटर या जो बचे हुए राख जो होती है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उसके अंदर पाए जा रहे होते हैं, वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यानी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा पत्तियों का डिकम्पोज कर देना, ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि पत्ती में जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके अपने अंदर अपग्रेड कर ले रहा होता है, ठीक है, टेक इन कर ले रहा होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स जो हो रही होती है, वो कैसे एग्जाम्पल होती है सर, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स में आ रही होती है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना हम लोग खा रहे हैं, रोटी सब्जी या जो भी कुछ खा रहे हैं, तो उसमें बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के, विटामिन के, लिपिड है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम है, सलाइवा में माइलेज आ गया, नीचे गए स्टमच में HCl हाईली एसिडिक मिल जाता है, पेप्सिन मिल जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज मिल जा रहा होता है, या अलग अलग और डिफरेंट टाइप के इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं। उनका काम ही क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो में तोड़ देना, और जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट रहा होता है तो कंपोजिशन बदल जाता है। सुक्रोज टूटेगा किसमें, एक एग्जांपल के लिए कि स्टार्च है, स्टार्च किसमें टूट जाएगा सर, ग्लूकोज में। फिर या सुक्रोज है तो वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाएगा, यानी बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं डाइजेशन होने पर, और कंपोजिशन बदल जाता है। सुक्रोज का कंपोजिशन कुछ और है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का कंपोजिशन कुछ और है, और बॉडी के अंदर खाना पचाते समय एक बार जो मॉलिक्यूल टूट गया तो वो वापस नहीं हो सकता कि फिर से जुड़ के वापस मोनोसेकेराइड वापस जुड़ के डाइसेकेराइड बना दे, वही मॉलिक्यूल जुड़ नहीं सकता फिर, तो इरिवर्सिबल टाइप का होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जो होती है कि पेड़ों की पत्तियों में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और CO2 आपस में मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसको फिर हम लोग ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीदिंग कर रहे होते हैं या गेन कर रहे होते हैं। केमिकल चेंज है, केमिकल परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर, बटर से घी का बन जाना, कंपोजिशन बदल जाता है क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का फर्क आ रहा होता है। प्रिपेयरिंग घी फ्रॉम बटर, बटर से घी का बनना। अगला है स्लेकिंग ऑफ लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 के साथ स्लेकिंग कर देना, हिला देना, स्लेकिंग करना मतलब। अब लाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CO2 के साथ मिलकर स्लेक कर देने पर कंपोजिशन क्या हो जाता है, बदल जाता है, व्हाइट कलर का आता है, मिल्क ऑफ लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, मिल्की कलर ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेन ब्रेड इनटू टोस्ट, ये लिखने के लिए एग्जांपल है कि प्लेन ब्रेड को हमने सर किस में कन्वर्ट कर दिया, टोस्टर में डाल के टोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब वापस उस टोस्ट को तुम सोचो प्लेन ब्रेड में कन्वर्ट कर दें, पानी में भिगो दें, सुखो कुछ भी कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रोसेस कैसा हो चुका है सर, इरिवर्सिबल हो चुका होगा।
ठीक है। हाँ ये सब नहीं भाई, अभी रिडॉक्स में नहीं है, अभी हमने रिडॉक्स शुरू कहाँ किया, अभी हम सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उस टाइप ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन रिडॉक्स आती है। अभी हम टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं। देखिए जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, हम आपको यहाँ दिखाएं एक्चुअल में, वो दो टॉपिक हैं, एक है केमिकल चेंज, एक है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन एक टाइप की क्या होती है, केमिकल चेंज हो रही होती है। उससे पहले ही हमने मैटर में होने वाले कुछ चेंजेस को पढ़ लिया, जिस चेंजेस में फिजिकल वाला भी आता है और केमिकल वाले भी आता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, अभी हम लोग मैटर में होने वाले चेंजेस को पढ़ रहे हैं, फिजिकल चेंज को पढ़ा और केमिकल चेंज को यहां पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया पॉइंट पर, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट्स के लिए, अगर एग्जाम में आ जाता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्या कि कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण ऐसे होते हैं जहां पर दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं। ये देखो, सम एग्जाम्पल विच अंडरगोज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो दोनों तरीके के चेंज में शामिल होते हैं। जैसे इस बार बीपीएससी 9th-10th के पेपर में एक पूछा गया बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जाम्पल, ये रहा बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स अलग चीज है, मोम का पिघल जाना और मोमबत्ती का जलना, दोनों में बहुत अंतर है। मोम का पिघलने में क्या होता है सर, सॉलिड से पिघल के लिक्विड हो गया, ओनली फिजिकल चेंज। वैक्स का क्या होना, मेल्ट करना। हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजन होती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर हम लिख दे रहे हैं तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में सॉलिड मोम था, वो पिघल के लिक्विड में आ गया, ओनली फिजिकल चेंज हुआ, कंपोजिशन नहीं बदलता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। लेकिन मोम नहीं, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती यानी कैंडल में एक अंतर है, क्योंकि कैंडल में वैक्स भी होता है जो व्हाइट कलर का आपको यहां दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ, उस व्हाइट कलर की वैक्स के बीच में एक कॉटन का धागा भी लगाया जाता है, और उसी कॉटन के धागे में क्या होता है सर, जलाया जाता है उसको और फिर मोमबत्ती जलती है। अब अंतर क्या होता है कि कैंडल के बर्निंग में जो वैक्स है, मोम है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाता है। ये किस टाइप का चेंज हो जाता है हमारे पास सर, फिजिकल चेंज में हो जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है, फिजिकल चेंज में चेंज हो जाता है। और बर्निंग ऑफ कॉटन, भाई इसमें धागा भी तो लगा हुआ है, कॉटन, कॉटन धागा। जब धागा जलता है तो धागे के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड वाटर वेपर इवॉल्व होता है, तो कैसा है, केमिकल चेंज है। यानी बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है हमारे पास सर, दोनों तरीके के चेंज में काउंट किए जा रहे होते हैं। फिजिकल चेंज कैंडल का है, किसी अदर चीज का बर्निंग नहीं। आप कंफ्यूज मत होना सर, आपने पीछे भी तो बर्निंग के एग्जांपल लिखवाए हैं, नो डाउट, लेकिन मैच स्टिक के जब बर्निंग करते हैं तो मैच स्टिक पूरा जल जाता है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे फास्फोरस हो, और कन्वर्ट हो जाता है CO2 और वाटर वेपर में। या किसी पेपर को, LPG को या किसी पटाखे को जब आप जलाते हो तो वो पूरा जल जाता है और CO2 वाटर फॉर्म में रिमूव हो जाता है। लेकिन जब हम बात कैंडल की कर रहे होते हैं सर, यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग कैंडल की, तो कैंडल में मोम तो जल ही रहा है लेकिन धागा भी जल रहा है, तो मोम जो होता है वो फिजिकल चेंज है वो, और जो धागा जल गया CO2 वाटर बन के, वो केमिकल है। यानी ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों तरीके के हमारे पास क्या है, चेंजेस पाए जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। यहाँ पर बर्निंग केमिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, दोनों तरीके के चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। हाँ बहुत चेंजेस विनीता जी, ठीक है। कीर्ति मिश्रा जी, सर ऐप पर लाइव क्लास कब कब से चलता है, शाम को चलता है कीर्ति जी, 6 से 9 के बीच में केमिस्ट्री की चलती है, 5 से 6 लगभग फिजिक्स की चल रही होती है। मे भी आने वाले समय में फिजिक्स का टाइमिंग चेंज हो जाए, लेकिन केमिस्ट्री का वही टाइम रहेगा। ऐप पर शाम को ही केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही होती है 6 से 9 के बीच में ऑलवेज, ठीक है। चलिए, दोनों हैं प्रांशु जी, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो TGT PGT दोनों लेवल पे पूछे जा रहे होते हैं। अभी तो हमने पहला आज लेक्चर स्टार्ट किया रिडॉक्स का, तो ABCD से शुरू किया छोटे से, है ना। थोड़ा सा और फिर आगे जाएंगे, जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो टॉपिक आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग थोड़ा सा डीप में जाके PGT लेवल का भी पढ़ लेते हैं। TGT PGT कुछ टॉपिक दोनों लेवल पे सेम ही होते हैं, है ना, सेम लेवल पे पूछे जा रहे होते हैं। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? चले आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बॉन्डिंग ऑफ कैंडल याद रखना, हमने दोनों बता दिए हैं, मोम का पिघलना
और मोमबत्ती का जलना, दोनों में चेंजेज हैं, दोनों में अलग अलग है। ये दोनों तरीके का चेंजेज और मोम का पिघलना ओनली किस तरीके के चेंज में काउंट किया जाता है? फिजिकल चेंज में होता है। जबकि मोमबत्ती का जलना दोनों तरीके के चेंजेज होते हैं। क्यों? उसका रीजन हमने लिख के बताया है आपको। फिर आते हैं अगला, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है? तो सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। और अभी हमने लिखा हुआ था कि सर सब्लिमेशन जो है अमोनियम क्लोराइड जो होता है, नौसादर शायद आई थिंक इसको बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन, वापस गैस सॉलिड में कंडेंस भी हो सकता है। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीट कर रहे होगे, टेम्परेचर दे रहे होगे, तो टेम्परेचर देने पे नो डाउट कुछ अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है। कैसा चेंज हो गया? फिजिकल। लेकिन हीट करने पर साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड के कुछ मोल टूट भी जाते हैं अमोनिया और HCl में, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल आप अमोनियम क्लोराइड या एक मोल लिए होगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, कुछ मॉलिक्यूल के अंदर सब्लिमेशन चल रहा होगा, कुछ मॉलिक्यूल के अंदर क्या चल रहा होगा? हीट कर कर उसका केमिकल कंपोजिशन बदल रहा होगा, अमोनियम क्लोराइड टूट रहा होगा अमोनिया में और HCl में टूट रहा होगा। तो दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं टेम्परेचर देने पर। तो सब्लिमेशन हो जाना अमोनियम क्लोराइड का, ये भी दोनों में काउंट किया जाता है। फिजिकल चेंज भी होता है, साथ साथ क्या होता है? केमिकल चेंज भी हो रहा होता है। ठीक है सर, सिर्फ एक प्रैक्टिस बैच दे दीजिए। हाँ बिल्कुल यूसी जी, हम प्रैक्टिस बैच जल्द ही लॉन्च करेंगे। हम ये इंतजार में हैं कि जैसे अखबार न्यूज़पेपर में तो डेट लोगों ने बोल दिया है, हम ये चाहते हैं कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है वो एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे, बस एक ऑफिशियल नोटिस अपनी तरफ से दे दे कि ये डेट होगी, है ना। और जिस दिन देगा उसी के 1-2 दिन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच, टीजीटी साइंस का अलग, पीजीटी केमिस्ट्री का 2 प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी अलग अलग क्वेश्चंस की, उसमें थ्योरी नहीं चलेगी। ठीक है, और जिसको दोनों करने हैं वो रिवीजन बैच कर ले, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स और थ्योरी सब कर रहे होते हैं। उसके लिए रिवीजन ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अगला और तीसरा वाला एग्जाम्पल जहां दोनों होते हैं, ध्यान से देखो कौन सा लिखा हुआ है हमने, हीटिंग ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, देखो जिंक ऑक्साइड व्हाइट है। पहले क्या होता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया तो वो ZnO व्हाइट कलर में और वाटर यानी कि 2 अलग केमिकल सब्सटेंस बन गए। कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। किस टाइप का चेंज हो गया? हमारे पास केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, प्रांशु जी जो यूट्यूब पर क्लास चलती है डेली वो इसी टाइम पे चलेगी, और जो ऐप पर चल रही होती है बैच में वो शाम को चलती है 6 से 9 के बीच में। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का है वो खुद भी हीट होकर सर येलो कलर के जिंक ऑक्साइड में, मतलब अगर जिंक ऑक्साइड को जो हमारे पास व्हाइट कलर का था, सॉलिड है लगभग, है ना, और ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर के जिंक ऑक्साइड में, ये कैसा कहलाता है? फिजिकल चेंज। एक चीज और याद रखना, सम टाइम ऐसा भी होता है कि फिजिकल स्टेट अगर चेंज नहीं भी हो रहा है तो कलर में चेंज आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी फिजिकल स्टेट में अगर चेंज नहीं भी है तो कलर में जो चेंज आ रहा है ये भी एक तरीके का फिजिकल चेंज है, क्योंकि कंपोजिशन में किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ है। कंपोजिशन में यहां पर किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये भी दोनों तरीके के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है और साथ साथ केमिकल चेंज भी यहां पर पाए जा रहे होते हैं। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रेट को हीट करना, हीटिंग ऑफ NaNO3। अगर हीटिंग ऑफ NaNO3 हम लोग देखें, यहां देख लो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, तो हीटिंग ऑफ NaNO3 में सर सोडियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे, सबसे पहले ये क्या करेगा? पिघलेगा, सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्या हो गया? फिजिकल चेंज है। उसके बाद फिर यही लिक्विड वाला सोडियम नाइट्रेट फर्दर हीट करते रहेंगे तो NaNO3 नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में, और ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? केमिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज भी हो रहा है यहाँ पर और साथ साथ क्या हो रहा है सर? केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट भी क्या होता है? दोनों तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है सर, कलर चेंज फिजिकल चेंज में आता है विनीता जी। कलर चेंज जो ये लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ लिखा तो है हमने ब्रैकेट के अंदर, ये व्हाइट है, व्हाइट से येलो बन गया, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। कैसा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, कलर में जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का हो गया? फिजिकल चेंज में, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां तक हम लोग पहुंच गए हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट तक। ठीक है,
चलिए अब हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग सर, टाइप ऑफ रिएक्शन पर। नेक्स्ट हमारे पास अलग, अच्छा ये रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप नहीं है, हम फिर से बता रहे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना उस चीज में कि सर ये आप रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप पढ़ा रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, ये अभी हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स भी एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन भी एक टाइप की रिएक्शन होती है, बस ये अंतर है। तो आज हम लोग बेसिक सारा कंप्लीट करेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन उठा लेंगे, फिर रिडॉक्स शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर में फिर रिडॉक्स के बारे में आगे पढ़ते चले जाएंगे। अभी नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। एक चीज हमेशा दिमाग में सेट कर लेना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स में भी आती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और अक्सर दिमाग से इतना कंफ्यूज होता है क्योंकि आप एक सीक्वेंस को मिस कर रहे होते हो, सीक्वेंस में नहीं चेक कर रहे होते हो, ठीक है। चलिए तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने लिखा हेडिंग कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, तो ये एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो रिडॉक्स के अंदर जाके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब आओ देखते हो, सिंपल सा बात है, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, ध्यान से देखना हमने लिखा हुआ है या कंपाउंड, जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं एक साथ और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखो पीबीएस एक कंपाउंड है, ब्लैक सल्फाइड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट के फॉर्म में है, तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जुड़ गया, व्हाइट कलर का PbSO4 हमारे पास बन गया। क्या बन गया, व्हाइट कलर का PbSO4 बन गया। ये क्या है हमारे पास सर, कॉम्बिनेशन है, पीबीएस और ऑक्सीजन आपस में क्या कर गए सर, कंबाइन कर गए, और कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या बना दिए सर, लेड सल्फेट बना दिए। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन है, कोई भी कंपाउंड किसी कंपाउंड के साथ भी जुड़ सकता है, एक कंपाउंड बनाएगा, कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है, एक कंपाउंड बना देगा, या कोई भी कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है, एक कंपाउंड बना देगा। सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर रहती हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर प्रियांशु जी सर हिंदी में भी बताया, हिंदी में बोल तो रहे हैं हम, कौन सा फुल अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको हिंदी में भी कुछ चीजें बोल ही रहे हैं हम, ठीक है। कई एग्जाम्पल हमने ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, जैसे ये देखो आयरन पाउडर है, सल्फर के साथ जुड़ गया, हीट करने पर क्या बन गया, ग्रे कलर का ब्लैक सॉलिड ऑफ आयरन सल्फाइड FeS। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, ये प्रैक्टिकल करते हैं, हाई स्कूल में प्रैक्टिकल होता है इसका, अगर आपने किया होगा स्कूल में कराया जाता है। मैग्नीशियम की रिबन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, जलाते हैं, तो हरे कलर की, ये लिखा है ना डैजलिंग लाइट, जलती है, हरे कलर की लाइट दिखाई देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कॉम्बिनेशन ये बन गया। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, टेम्परेचर देने पर K2O बन गया, कंबाइंड हो रहे हैं। लेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, येलो कलर का PbO, ब्लैक कलर का CuO बन गया। तो कोई भी आपस में दो रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो एक नया सिंथेसिस हो रहा है प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट बन जाए। ये सब कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। जैसे जिंक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और येलो कलर का जिंक ऑक्साइड बन गया, ZnO, जब हीट होता है तब, कूल हो जाने पर वो कैसा हो जाता है, बदल जाता है ना। तो पीछे भी हमने अगर आपको देखा होगा तो लिखा था जिंक ऑक्साइड वाला, है ना, ये वाला एग्जांपल अभी आपको याद आ जाएगा। ये देखो, ये जब हीट करते हो जिंक ऑक्साइड को तब वो येलो कलर का है, ये ZnO। जब हीट नहीं करोगे तो वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है, ये कि जिंक को ऑक्साइड के साथ लिया तो हीट किया है, तो हाई टेम्परेचर पर जो जिंक ऑक्साइड है वो कैसा है, येलो कलर का है, ठंडा कर दोगे तो व्हाइट कलर का होता है फिर वो, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन आपस में जुड़ गया, क्या बन गया हमारे पास, Fe3O4 बन गया, कंबाइन कर गया। सल्फर ऑक्सीजन को हीट कर दिया, SO2 बन गया। फास्फोरस P4 और ऑक्सीजन को हीट कर दिया, P2O5 बन गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, भाई ये बरसात के मौसम में होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, और बिजली कड़कती है, चमकती है, इलेक्ट्रिक आर्क, तो क्या बन गया, NO बन गया हमारे पास, आपस में कंबाइन हो गए। H2Cl2 हीट किया, कंबाइन हो गया, HCl बन गया। सोडियम
क्लोरीन कंबाइन किए NaCl बन गया हीट करने पर। तो भाई ये क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। कॉपर को Cl2 के साथ कंबाइन किया, CuCl2 बन गया। सोडियम को सल्फर के साथ कंबाइन किया, सोडियम सल्फाइड बन गया। आयरन को सल्फर के साथ कंबाइन किया, ब्लैक कलर का FeS बन गया। जिंक को सल्फाइड सल्फर के साथ कंबाइन किया, जिंक सल्फाइड व्हाइट कलर का बन गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, हैबर प्रोसेस, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन कैटलिस्ट ले लिया, 500 एटीएम प्रेशर ले लिया, 2 मोल अमोनिया बन गया हमारे पास। कैल्शियम नाइट्रोजन कंबाइन किए, एल्युमिनियम नाइट्रोजन कंबाइन किए, कैल्शियम नाइट्राइड बन गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया। ठीक है भैया, लर्न नहीं करना कैसे तो लोग यार, नीरज जी ये 3 रिएक्शन आप कैसे याद करोगे, लर्न थोड़ी ना करना है, हमने तो ये एक तरीका सिखाया ना आपको। ये हमने क्या बोला कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में क्या कर जाएं, जुड़ जाएं और एक सिंगल कंपाउंड बना दें। तो हर एक में देखो 2 कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, देखो सब में 2-2 कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है। सब में 2 कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है। सब में 2 कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है। तो याद थोड़ी ना करने सारे रिएक्शंस को आपको, ये एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए बता रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हो कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, यहां तक पॉइंट, आगे आ जाओ। नेक्स्ट सेकेंड टाइप की है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या उसी को हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है या डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, तो सिंपल है, क्या करना है ध्यान से देखो। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कंपाउंड, किसी एक यौगिक को तोड़ना होता है। किसमें तोड़ते हैं हम लोग, या तो एलिमेंट्स में तोड़ते हैं या कोई सिंपल कंपाउंड में तोड़ रहे होते हैं। और ऐसा तोड़ते हैं कि डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट जो बनता है वो वापस फिर से कंबाइन करके ओरिजिनल कंपाउंड ना बना पाए। फिर से सुनो, कोई भी सर हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसको हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद या तो वो एलिमेंट बना दे या तो कोई सिंपल सा कंपाउंड बना दे, और जो टूटे हुए प्रोडक्ट हैं वो ऐसा ना हो कि फिर से आपस में जुड़ के वापस से रिएक्टेंट बना दे, ये नहीं होना चाहिए। breaking down of a compound into either elements or simple compounds such that these decomposition product do not recombine, फिर से रिकम्बाइन होके नया मतलब पुराना ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, फिर से ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, ओरिजिनल कंपाउंड नहीं बनना चाहिए। फॉर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के लिए जब हम कंपाउंड को तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए या तो हीट दे दो, टेम्परेचर, या लाइट दे देते हैं, सनलाइट की एनर्जी से भी तोड़ सकते हैं, या करंट पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देके भी उसको तोड़ा जा सकता है। कई तरीके हैं हमारे पास। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कंपाउंड कंबाइन करेंगे टेंडेंसी रखते हैं। देखिए ये याद नहीं करना है, जब आप धीरे धीरे केमिस्ट्री पूरी पढ़ डालते हो, ढेर सारे जो पूरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, 9th-10th की बुक, 11th-12th की बुक पढ़ लेते हो, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक बुक पढ़ लेते हो केमिस्ट्री की, तो फिर आपको हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ अपनी खासियतें पता चल जाती हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे रिएक्शन करेगा और क्यों करता है ना। ये एक ही लेक्चर के अंदर ये बताया नहीं जा सकता कि ये आपस में क्यों जुड़ गए, उसके लिए आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। कहाँ से कहाँ तक हमने बताया आपको, 9th से कम ग्रेजुएशन लेवल तक की सारी केमिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हर एक एलिमेंट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, अपनी कुछ खासियतें हैं कि क्यों जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि उनकी वैलेंसी कुछ ऐसी हो रही होती है। क्यों आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर Fe3O4 बना रहा है, क्योंकि उनकी कुछ वैलेंसीज, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हो रही। ठीक है, तो वो आपको याद नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपको रिएक्शंस पहचाननी है रिडॉक्स रिएक्शन में, कि कोई एग्जाम में 4 ऑप्शन लिख देगा और पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या कौन सी सिंथेसिस रिएक्शन है। ये आइडेंटिफाई करने का आपको तरीका रखना होता है, रिएक्शंस को याद नहीं करते। बाकी धीरे 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 पूरी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम ये जान जाते हैं कि क्यों रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसकी वजह जान जाते हैं। अब जैसे ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है हमारे पास HgO, इसको हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो ये मर्करी एलिमेंट में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया, तो ब्रेकिंग डाउन हो जाना। सिल्वर ऑक्साइड का सिल्वर और ऑक्सीजन में टूट जाना। लेड ऑक्साइड Pb3O4 का PbO एक कंपाउंड बना दिया, यहाँ एलिमेंट बन रहे थे सिंगल सिंगल, यहाँ एक सिंपल कंपाउंड बना और एक एलिमेंट में टूट गया ऑक्सीजन में। क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, डिसोसिएशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है सर, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
ठीक है, अभी कराएंगे जब प्रीवाईक्यू कराएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, तो वहाँ आपको दिखेगा। या तो आप जब हम प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब ये क्वेश्चन इतना फेमस है, इतनी बार हमने बताया फिर भी आप पूछते हो, कि जब हम दोपहर में डेली 12 बजे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, फिर से सुन लीजिएगा सभी लोग, जब दोपहर में 12 बजे यूट्यूब पर आके हम जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, वो क्वेश्चंस हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं जो भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। बस किसी ना किसी एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई टीजीटी पीजीटी का होगा, किसी एलटी का, जीआईसी का, कहीं एचटेट का है, किसी राजस्थान का, बिहार का, DSSB का है ना, झारखंड का हो रहा होगा, उत्तराखंड का हो रहा होगा, है ना। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अलग अलग लेवल के पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, वो हम करा रहे होते हैं दोपहर 12 बजे। आज तो थ्योरी की क्लास थी, अदरवाइज प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम कराते हैं, तो जो करा रहे होते हैं ना, वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो पूछे गए हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आने वाले समय में आ रहे होते हैं। तो डेली आप 12 बजे ज्वाइन कर लिया कीजिए प्रैक्टिस वाली क्लास, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टॉपिक से किस लेवल पे जाके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रेम किए जा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें जैसे आप बोल रहे हो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे लिख देगा कि 4 ऑप्शन ले लेगा, 4 ऑप्शन में 4 रिएक्शन लिख देगा, कोई भी 4 रिएक्शन, और ऊपर क्वेश्चन ये बनाएगा कि इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन की रिएक्शन है, और 4 ऑप्शन बना देगा। अब आप पहचानो चारों में से कौन सी डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन है, और उसी को पहचानने के लिए ये बताया कि कोई एक कंपाउंड टूटता है, चाहे वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पास करके, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड में जो फर्दर रिकम्बाइन ना कर पाए। अब कौन से कंपाउंड फर्दर रिकम्बाइन नहीं कर सकते, ये जानने की जरूरत नहीं है, यानी उस तरीके की वो वहां बनाने वाला है, क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, चलो, अब जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब CuOH के होल ट्वाइस को जब हीट करेंगे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो एक कंपाउंड है, वो हीट कर रहे हैं, टूट रहा है एक से ज्यादा। अब देखो यहां हमने क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं अब आपको कि डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है, कि कोई जब एक कंपाउंड टूटता है तो वो एलिमेंट्स में भी टूट सकता है या कंपाउंड में भी टूट सकता है। जैसे ये देखो, ये दो एलिमेंट में टूटा है, Hg और O2 में। ये टूटा एक सिंपल कंपाउंड में और एक एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंट क्या होता है, सिंगल एटम हो या एक ही एटम से मिलके बने हुए कंपाउंड या एलिमेंट हो। जैसे O2, O3, P4, S8 एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, तो ये एलिमेंटल फॉर्म कहलाता है हमारे पास। मॉलिक्यूलर एलिमेंटल फॉर्म एंड एटॉमिक एलिमेंटल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो सिंपल कंपाउंड में टूट रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम रिडॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड दो सिंपल कंपाउंड में टूट गया। जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर भी बनाया, ऑक्सीजन भी बनाया, दो एलिमेंटल फॉर्म, एक कंपाउंड वाटर भी बनाया। याद नहीं करना है, ये एग्जाम में देगा, याद नहीं करनी होती रिएक्शन, ये याद हो जाती है अपने आप जब धीरे धीरे केमिस्ट्री में आप एक एक करके अगले टॉपिक पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या और भी इस तरीके के चैप्टर्स जब हम लोग कंप्लीट करते चलते हैं, तो ये अपने आप आपको हर जगह रिएक्शन देखने को मिलेंगे, रिपीट होंगी। फिर आपको याद आएगा, अरे सर ने यहाँ बताया था, सर ने वहां बताया था, कई बार कई जगह रिपीट होती है, तो अपने आप दिमाग में याद हो जाती है, पता चल जाता है कि हाँ ये रिएक्शन हीट करने पर ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सब आपको हीटिंग इफेक्ट में मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाते हैं लिख के, हीटिंग इफेक्ट, और उस हीटिंग इफेक्ट में हम बताते हैं कि किस कंपाउंड को जब हीट करते हो तो किस में वो टूटता है, कि हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर क्या बनेगा, नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बन रहा होता है, ऑक्साइड को हीट करने पर क्या बन रहा होता है, ये सब वहां पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आ रहा है, वहां पर फिर रिवाइज होगा, और फिर रिवाइज जैसे वैसे होता चलता है, तो आपको अपने आप दिमाग में वो सेटिंग बन जाती है कि हाँ वैसे ही होता है हमारे पास। ठीक है सर, एलटी जीआईसी के कितने एग्जाम होते हैं, जीआईसी के बारे में देखिए, एलटी में फिलहाल अभी एक ही एग्जाम था, अभी एक ही होने की पॉसिबिलिटी है। जीआईसी में प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं। प्री जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन होते हैं, टिक करना होता है। और जीआईसी का जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर में लिखना होता है अपने शब्दों में, 50 वर्ड में इसका आंसर दीजिए।
है ना। तो ये जीआईसी का पैटर्न है। एलटी में सिंगल एक एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का मिला के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, टिक करने होते हैं, गोले भरने होते हैं, ठीक है। और जीआईसी में प्री में गोले भरने होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, और मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव हो रहा होता है, ठीक है। यूनिट वाइज, हाँ बिल्कुल यूनिट वाइज प्रैक्टिस कराएंगे वो प्रैक्टिस बैच में। यहाँ तो यूनिट वाइज करा ही रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाए सर, सिल्वर और ऑक्सीजन अगेन कंबाइन क्यों नहीं करता? भाई देखिए, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये इतने इनर्ट हो गए, इनर्ट होते हैं कि वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर सकते, इनर्ट अक्रिय होते हैं। केवल बहुत हाईली एसिडिक मीडियम एक्वा रेजिया जैसे हो गया उसके साथ रिएक्ट करते हैं। नहीं तो पता चले आपने अभी अगर शादी आपकी नीरज जी नहीं हुई है, आने वाले समय में शादी होगी, तो जब अपनी वाइफ के पैरों में आप चांदी के पायल पहना रहे होगे और अगर रिएक्शन कर गई, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, तो पायल चांदी की रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड में टूट जाएगी। पायल आप खरीद के लेके आए और वो टूट गई आपकी, वहां पर बीवी नाराज हो गई, और जब बीवी नाराज हो जाती है तो फिर कमरा बंद करके और हाथ में जो आता है उसी से फिर है ना। तो उसकी खुद की, अब मजाक था उसमें, आप अपना सीरियसली मत ले लीजिएगा। खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना सिल्वर गोल्ड की, सबकी नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं एलिमेंट, हाईली इनर्ट होते हैं, सबसे रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो KNO2 में टूट गया, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो PbO NO2 और O2 में टूट जाता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो सिल्वर में NO2 में और O2 में टूट जाता है, सारी चीजें क्लियर है। चलिए क्लियर है एवरीवन। श्रद्धा जी सर, एलटी की कट ऑफ ऑलरेडी फिक्स नहीं, फिक्स नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरिट पर बेस है श्रद्धा जी, मेरिट कितनी जा रही होती है हमारे पास, ठीक है। चलिए देखिए, बाकी लोग को मजा आ गया अपना अलग। शशि शेखर जी बताएं सर, नहीं एक्सपीरियंस नहीं है भाई, हम ये उनकी बात थोड़ी जो मैरिड हो गए हैं, जो मैरिड अभी नहीं है उनका एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो हमारे और संगी साथी टीचर हैं वो एक्सपीरियंस देते रहते हैं हमको है ना। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये सब हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे कार्बोनेट का इनऑर्गेनिक में। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। कॉपर कार्बोनेट को हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड CO2 बन जाता है। सिल्वर कार्बोनेट को हीट किया तो क्वेश्चन आता है सर, ये कार्बोनेट हीट करने पर ऑक्साइड बना रहे थे, तो सिल्वर कार्बोनेट हीट करने पर ऑक्साइड बनाया, तो वो ऑक्साइड क्यों नहीं बना? तो फिर हम लोग फिर पढ़ते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सिल्वर ऑक्साइड फर्दर सिल्वर मेटल में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। इसकी ये वजह होती है। जिंक सल्फेट है, इसको हीट करते हैं, जिंक के ऑक्साइड में SO2 गैस और O2 में मिलता है। आयरन का सल्फेट है, आयरन का ऑक्साइड SO2 और SO3 गैस मिल रही हो रही होती है हमको। एल्युमिनियम सल्फेट है, तो ये टूटता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड में और SO3 में फॉर्म में मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है? हाँ हाँ नहीं होगा, वही बस बस बिल्कुल वही वही चीज हम भी कह रहे हैं, नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है। बताएं। अब ये हो गया, अब तीसरी रिएक्शन यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। अभी हमारे पास कई रिएक्शन है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखो, हमने जो लिखा हुआ है अगर पढ़े उसको कि कौन सी रिएक्शन यहाँ है। रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये कैसी रिएक्शंस होती हैं सर? दीज आर रिएक्शन, ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग एंड रिएक्टेंट रिकम्बाइन ऑन कूलिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा था, अब ये उल्टा है, जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे ये वाली, ये इरिवर्सिबल टाइप की थी कि आपने रिएक्टेंट को हीट किया, प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट को फिर से ठंडा कर देने पर ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट वापस जुड़ के फिर से रिएक्टेंट बना देंगे, नहीं, ये इरिवर्सिबल हीटिंग टाइप की रिएक्शंस थी जो पढ़ रहे थे। एक होती है रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन, ये अभी तक जो हमने पढ़ा, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्या था, ये हेडिंग क्या डाली थी, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, या इसी को इरिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो। और अब जो पढ़ने वाले हैं कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसमें रिएक्टेंट को जब आप हीट करोगे, सॉलिड है हीट किया, किसमें टूटा, अमोनिया और HCl, ऊपर एरो बनाने का मतलब है वो गैसियस है हमारे पास, किस टाइप का हो गया, गैसियस प्रोडक्ट। वापस ये गैसियस प्रोडक्ट जब ठंडे करते हो तो वापस रिएक्टेंट बना देगा, इसलिए यहां पर एक शब्द क्या जोड़ा हुआ है, रिवर्सिबल,
इससे पहले जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो क्या थी, इरिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन थी, या डिकम्पोजिशन, या रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में टूटता है, लेकिन प्रोडक्ट फर्दर क्या बना सकता है, रिएक्टेंट बना सकता है। ठीक, जैसे N2O4 है, उसको हीट किया, NO2 में टूट गया, लेकिन NO2 को फिर जब आप कूल करोगे तो वापस N2O4 में वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। ठीक है सर, AWES का पेपर देकर आए हैं, अजीब तरह के पेपर रहता है सर, 10 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आते हैं। चलिए, सब देखिए, हर एक पेपर के अपने अपने क्या होते हैं कि क्राइटेरिया है क्वेश्चन बनाने के, इसलिए हम कई बार कहते भी हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं तो हमको बताते हैं, देखिए सिलेबस सेम होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपके क्वेश्चन अगर सिलेबस सेम है तो उसी लेवल पे पूछेंगे। क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस का पैटर्न बनाने के तरीके हर एग्जाम के अपने हैं। जैसे 9-10 TGT NVS KVS भी कराता है, 9-10 UP TGT भी कराता है, 9-10 BPSC में भी हो रहा होता है, दिल्ली में भी हो रहा होता है, लेकिन हर एक का जब पेपर आप उठा के देखते हो तो सबका पैटर्न अलग है, सिलेबस सेम, लेकिन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछने का अलग है, तरीके अलग है क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, इसलिए हर एक पेपर की अपनी अलग अलग तैयारी हो रही होती है, अलग तरीके से अलग वे में तैयारी की जा रही होती है। ठीक है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम इज इक्वल टू, तृप्ति जी तुमने पढ़ाया हुआ एक ट्रिक बताई हुई थी हमने आपको ना, अभी ये रिडॉक्स में आएगा, इसी चैप्टर में आगे आएगा, परेशान ना हो। बैंड 153, इसमें बेसिक मीडियम में एक जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 होता है ना, एसिडिक मीडियम ले लो, बैंड 153 हम बोल रहे हैं, तो बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक, इधर एसिडिक मीडियम ले लोगे तो 5 होता है वैलेंसी फैक्टर, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो वो बेसिक होता है, वहां वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, और न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में 3 हो रहा होता है हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, हाँ विनीता जी बिल्कुल सही है, हीटिंग इफेक्ट के थ्रू बनती हैं, कूलिंग करने पर वापस कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। बुक में आंसर M/3 दिया हुआ है, तो सही तो दिया तृप्ति जी, वही तो हम भी कह रहे हैं भाई। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, तो हम देखो यहाँ बता देते हैं, आप कंफ्यूज मत हो, हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि ये होता है ट्रिक बैन 153। हम क्या बोल रहे हैं आपको, जब B का मतलब है बेसिक, बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ए से हो गया एसिडिक, ये नोट्स में लिखवाया हुआ है, इसी चैप्टर में आगे आएगा। ए से एसिडिक, एसिडिक मतलब क्या, वैलेंसी फैक्टर 5। एन से न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हो या स्लाइटली एल्कलाइन हो तो वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 3, यही तो बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये भी हालांकि फिलहाल अभी आगे आएगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग। आगे आ जाते हैं। चलो अभी फिलहाल थर्ड रिएक्शन तक आपको अगर पॉइंट समझ में आ गया हो, कैसी रिएक्शन पूछी जाती हैं एग्जाम में, यहाँ तक हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद कल आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर के आगे के और रिएक्शंस हैं, फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी आएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस में। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ तक रखते हैं इस वाले को, थर्ड वाले पार्ट तक, रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन तक, है ना। और जो भी इच्छुक स्टूडेंट UP TGT साइंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या UP PGT केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो देखिए अभी फिलहाल जो 2022 के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए जो बैच चलाया जा रहा है वो है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच। ये ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, जो आपका एक रिवीजन बैच होता है। इस रिवीजन बैच में थ्योरी के साथ साथ हम लोग PYQ क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं, ढेरों प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। या जो भी 2025 में आने वाली UPLT या UPGIC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी सर ये न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पर आज इसी चैप्टर से हमने स्टार्ट किया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप कॉल या व्हाट्सअप करके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 96 28 95 92 37। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल नहीं लगता व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बैच को अपने ले लीजिएगा, फिर शाम को ऐप पर क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलिए आज फिलहाल जो क्लासेज हमारे पास शाम को वो हम लोग पढ़ेंगे आज
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पुराने बैच लिए हुए हैं। और इसके अलावा आज 2 क्लास चलेंगी, फ्री रेडिकल एडिशन भी पढ़ेंगे और नेमिंग रिएक्शन भी पढ़ेंगे। आज हेलो फॉर्म के रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, हेलो फॉर्म क्या है और कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है, इनके बारे में डिटेल में आज शाम को देखेंगे। पूरी मैकेनिज्म एग्जाम्पल क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शाम को मिलते हैं हम लोग ऐप पर। थैंक यू सो मच।